हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ एज अ टेंडर एग्जीक्यूटिव। सो मैं गवर्नमेंट्स के सारे टेंडर पार्टिसिपेट करता रहता हूँ, चाहे वो जेम पोर्टल पे पब्लिश हुआ हो और चाहे वो नॉन जेम पे पब्लिश हुआ हो। तो ऐसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं एक वैसा वीडियो बनाऊं जिसमें जो भी बिगनर्स हमारे इस फील्ड में आना चाहते हैं टेंडर पार्टिसिपेशंस में, सो उनके लिए पहले जेम के टेंडर्स रीड करना, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करना, हर एक लाइन का क्या मतलब है उसको समझना, वो सब वो ईज़िली इस वीडियो के माध्यम से जान पाएँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं सारे पॉइंट्स को उनको अच्छे से बता पाऊँ, और इसी के संदर्भ में मैं अपना ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। होप करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने एक नॉर्मल सा टेंडर लिया हुआ है एक गवर्नमेंट्स का। ये रैंडमली मैंने उठाया है, ऐसा नहीं कि ये स्पेसिफिकली मैंने कहीं से किसी के कहने पे ये लिया ना, नॉर्मली रैंडमली उठा लिया है मैंने एक जेम से। सो इसको अच्छे से रीड करते हैं और देखते हैं कि हर एक लाइन का क्या मतलब है। सबसे पहले हम आ जाते हैं, जब भी आप कोई भी टेंडर जेम टेंडर ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये पेज खुल के आएगा जिसमें आपका ये बिड नंबर है। एक्चुअली जेम जो है सारे टेंडर्स नंबर को एज अ बिड नंबर लेता है। तो वो हर एक टेंडर्स का एक बिड नंबर देता है। तो जैसे ये टेंडर निकला हुआ है तो उसका उसने जेम नंबर या बिड नंबर या टेंडर नंबर सब सेम ही होता है जेम में। तो बिड नंबर इसका दिया हुआ उन्होंने जेम 2025B670394 सो ये जेम पे निकला हुआ टेंडर है, 2025 में निकला हुआ है। और इसका ये आगे का क्रमांक है और ये कब पब्लिश हुआ है, 22/9/2025 को ये पब्लिश हुआ है। अब बिड के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो आगे इस विस्तार से पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन आता है बिड एंड डेट टाइम। इसका मतलब ये है कि बिड कब ख़त्म होने वाली है। तो इसमें लिखा लिखा है इसकी जो वैलिडिटी है पार्टिसिपेशन करने की, कि कोई भी बिडर इस बिड में कब तक पार्टिसिपेट कर सकता है, वो 13/10/2025 और 5 बजे तक शाम को पार्टिसिपेट कर सकता है। सेम वे बिड ओपनिंग टाइम, जैसे ही ये बिड इस टाइम पे ख़त्म होती है तो इस बायर जो है इस बिड को ओपन करता है। सो इस बिड को ओपन अपने पोर्टल पे बायर कब करेगा वो उसका टाइम दिया हुआ होता है, डेट एंड टाइम। तो वो सेम डेट को आधे घंटे के बाद मतलब 3:30 पे ये ओपन कर देगा। ये होता है बिड ओपनिंग डेट एंड टाइम। उसके बाद हम आते हैं बिड ऑफर वैलिडिटी फ्रॉम एंड डेट। सो ये लिखा है 120 दिन 120 डेज है। सो गाइज इसका ये मतलब होता है कि जैसे जिस दिन से हमने बिड पार्टिसिपेट कर दिया उस दिन से 120 डेज तक जो भी हमने प्राइस रखी है उसमें, वो प्राइस 120 दिन तक हम चेंज नहीं कर सकते हैं इस टेंडर के लिए। सो ये होता है उसकी बिड वैलिडिटी, उसको हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री एंड स्टेटमेंट डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये है कि किस मिनिस्ट्री से निकला हुआ, जैसा आप सभी लोगों को पता हो ही होगा। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से निकला हुआ है। डिपार्टमेंट नेम में जनरली वही डिपार्टमेंट नेम डाल देते हैं लोग। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का है। ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से निकला हुआ है, ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग इसरो बोलते हैं। सो वहाँ से ये एक टेंडर निकला हुआ है। और ये किस उस अब नेक्स्ट ऑफिस नेम आता है। ये ऑफिस नेम में ये किस लोकेशन या किस इसरो ऑर्गेनाइजेशन से निकाला है, इसरो के किस ऑर्गेनाइजेशन किस लोकेशन से निकाला है। तो ये निकाला हुआ सतीश धवन स्पेस सेंटर, SHAR जिसको हम बोलते हैं। तो ये ऑफिस नेम है। उसके बाद इसमें टोटल क्वांटिटी जो भी इस टेंडर में रिक्वायरमेंट है वो कितनी क्वांटिटी का है। तो उसमें इन्होंने एक क्वांटिटी दी, जो भी आइटम इसमें आएंगे वो सब की क्वांटिटी को वो एक मांग रहे हैं, एक पैकेज में वो उनको ये चाहिए। सो क्वांटिटी एज ए यहाँ पे अगर मल्टीपल आइटम है और क्वांटिटी यहाँ पे एक है तो इसका ये मतलब है उनको ये सब पूरा एक पैकेज में चाहिए। नेक्स्ट आता है आइटम कैटेगरी। इसमें ये आइटम कैटेगरी दोस्तों जेम के जो कैटेगरी बनी हुई है उस कैटेगरी से संबंधित रखता है। तो जेम में इस टेंडर को पब्लिश करने के लिए जो कैटेगरी चुनी है बायर ने, वो LED वीडियो वॉल डिस्प्ले सिस्टम की कैटेगरी चुनी हुई है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है कौन से सर्च स्ट्रिंग यूज्ड इन जेम ARPTS।
मतलब इस वीडियो को इस टेंडर को पब्लिश करने से पहले इसमें उन्होंने कैटेगरी सर्च करी होगी, तो वो कौन सी कैटेगरी सर्च की है वो इसमें दिखाया है। वीडियो वॉल डिस्प्ले सिस्टम, सेम वे उस कैटेगरी में क्या क्या उन्होंने खोजा है, सर्च रिजल्ट जनरेटेड इन जेम ARPTS। सो इतने कैटेगरी के रिजल्ट्स भी उन्होंने खोजे हुए हैं इस वीडियो को पब्लिश करने के लिए, सॉरी इस टेंडर्स को पब्लिश करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिलेवेंट कैटेगरी सेलेक्टेड फॉर नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशंस को पब्लिश करने के लिए सो दैट कि लोगों के पास पहुंच जाए कौन कौन सी कैटेगरी को, जेम में ये सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, इस कैटेगरी को अभी आप जो भी बायर पब्लिश करता है टेंडर, उसको एक कैटेगरी चुननी पड़ती है उसके प्रोडक्ट को रेफरेंस में लेके कि जो प्रोडक्ट वो पब्लिश करने वाला है टेंडर पे वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि तीनों कैटेगरी में फॉल कर सकता है या पहले करता था। अभी जेम जैसे जैसे धीरे धीरे स्ट्रीम लाइन हो रहा है तो कैटेगरी भी स्ट्रीम लाइन हो रही है। फिर भी ये तीनों कैटेगरी बायर ने चूज किया ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये टेंडर पहुंच पाए और लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो पाए। तो उसने डेटा वॉल डिस्प्ले, LED डिस्प्ले सिस्टम, उन लार्ज वीडियो लार्ज प्रोफेशनल लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले की कैटेगरी चूज़ की है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों MSc एग्जामिशन फॉर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर। यस कंप्लीट, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी बिडर अगर MSME में रजिस्टर्ड है एज ए माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, सो उसका एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर का एग्जामिशन इस टेंडर में मिलेगा अगर वो MSME डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है टेंडर में। तो नेक्स्ट आता है स्टार्टअप एग्जामिशन फॉर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर। इसमें भी सेम वे है, कोई भी कंपनी नहीं, कोई अपनी कंपनी बनाया है उसको इस फील्ड में टेंडर पार्टिसिपेशन करना चाहता है और उसने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है गवर्नमेंट से। सो उस स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के बेस पे गवर्नमेंट उसको प्रेफरेंस देता है कि आप ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर का एग्जाम्शन देता है उनको जनरली। तो वो एग्जाम लेके वो बिड में पार्टिसिपेट करते हैं। उन्हें पिछला बैकग्राउंड कोई भी नहीं चाहिए कि कितना टर्न होना चाहिए, आपने इतने करोड़ का काम किया होना चाहिए, इतने लाख का, वाट एवर एज पर क्राइटेरिया ऑफ PQ। सो उसमें फिर इनका एग्जाम्शन होता है। तो ये ईज़िली बिना किसी दस्तावेज़ के, बिना किसी PQ के, प्री क्वालिफिकेशंस के ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर। सो दोस्तों इसका ये मेन इम्पॉर्टेंट लाइन है, आई मीन ये पूरा, कि जब भी कोई बिडर पार्टिसिपेट करने जाएगा इस टेंडर में तो क्या क्या डॉक्यूमेंट इस टेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए जमा करने पड़ेंगे, वो इसके बारे में पूरी जानकारी देता है। पहले मैं बात करूँ जैसे OEM ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, कि जो भी इस टेंडर में दोस्तों प्रोडक्ट होगा वो कोई ना कोई अदर OEM बनाता होगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। हम एज ए SI सिस्टम इंटीग्रेटर उस बिड में पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं तो हमें उसका ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट उस प्रोडक्ट का उस OEM से लेना पड़ेगा इस बिड नंबर को डाल के कि हम उस वो हमें ऑथराइज करता है इस बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए। जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें, इसमें 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकते हैं एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो सारे का OEM सर्टिफिकेट हमें इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है एडिशनल डॉक 1 रिक्वेस्टेड इन ATC। दोस्तों नीचे ATC का एक डॉक्यूमेंट बायर अपलोड करता है, उस डॉक्यूमेंट में भी उन्होंने लिस्ट दी होगी, रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। वो सारे डॉक्यूमेंट इस वाले लाइन में आपको अपडेट करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। मतलब इसका ये मतलब है इस वाले लाइन का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जब आप बिड सबमिट करने जाएंगे जेम पोर्टल पे, जैसे ही उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा OEM ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। उसमें एक जगह रहेगी जहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे, अपलोड का ऑप्शन आएगा तो वहाँ अपलोड वाले पे क्लिक करके आपको OEM ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सेम में एडिशनल डॉक 1 रिक्वेस्टेड इन ATC ऐसे सेम लिखा रहेगा, उसके सामने भी एक अपलोड का ऑप्शन रहेगा
आप उसको अपलोड पे क्लिक करके जितने भी डॉक्यूमेंट ईटीसी में मांगे हुए हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। सेम एडिशनल डॉक्यूमेंट 2 में भी ईटीसी में जो एडिशनल डॉक्यूमेंट 2 में मांगे हुए हैं वो अपलोड करना पड़ेगा। सेम एडिशनल डॉक्यूमेंट 3 में जो मांगे हुए हैं वो ईटीसी में जो मांगे हुए हैं वो अपलोड करना पड़ेगा। सेम ये 4 में भी वही अपलोड करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसमें एक ऑप्शन देता है, इन केस एनी बिडर इज सीकिंग एग्जाम्पशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस टर्नओवर क्राइटेरिया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू प्रूव हिज एलिजिबिलिटी फॉर एग्जाम्पशन मस्ट बी अपलोडेड फॉर द इवैल्यूएशन बाय बायर। सो इसका यही मतलब है कि अगर कोई एग्जाम्पशन चाह रहा है एक्सपीरियंस में और टर्नओवर में तो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोस्तों कौन सा होगा? वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये ऊपर दिया हुआ एमएसएमई के लिए एमएसएमई सर्टिफिकेट, स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप सर्टिफिकेट उनको लगाना पड़ेगा टर्नओवर और एग्जाम्पशन, टर्नओवर और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के एग्जाम्पशन के लिए। सो ये मेन पॉइंट्स है दोस्तों किसी भी टेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए। इससे यहीं से हमें पता चल जाता है कि टेंडर में क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये बायर के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें ये ऑप्शन देता है कि सारे बिडर्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट किसने अपलोड किया है। डू यू वांट टू शो डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय बिडर टू ऑल बिडर्स पार्टिसिपेटेड इन बिड। जैसा कि पढ़ते ही समझ में आ गया दोस्तों कि ये क्या कहना चाहता है। तो अगर ये यस है तो इसका मतलब इस टेंडर में पार्टिसिपेट किए हुए जितने भी बिडर आएंगे उन सारे का डॉक्यूमेंट हम देख सकते हैं कि एक दूसरे का कि क्या किसने क्या अपलोड किया है। अब इसमें नेक्स्ट आता है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू डिसेबल ऑटोमेटिक बिड एक्सटेंशन। जनरली दोस्तों इसमें ये होता है कि जब का ऑटोमेटिक सारा पोर्टल का प्रोसेस है। अभी जैसे इसमें कोई भी इसमें लिखा हुआ है एक, सो इसका मतलब अगर एक भी बिडर इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर दिया तो वो बिड जो है पीरियड, एक पार्टिसिपेशन का पीरियड ऑटोमेटिक जंप पे एक्सटेंड नहीं होगा। अगर ये 2 होगा तो 2 बिड कम से कम आनी चाहिए तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं होगा, 3 बिड आनी चाहिए तो ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं होगा। जितना भी अमाउंट यहाँ पे लिखा रहेगा A1 2 3 उतनी बिड इसमें पार्टिसिपेट होनी चाहिए टू डिसेबल द ऑटोमेटिक बिड एक्सटेंशन ऑन द जेम पोर्टल बाय जेम। सो नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ डेज फॉर विच बिड वुड बी ऑटो एक्सटेंडेड। दोस्तों इसमें ये होता है कि कितने दिन के लिए, जैसे कि अभी एक भी बिडर नहीं आया तो वो बिड ऑटो एक्सटेंड होगी। बट वो कितने दिन के लिए होगी? 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो इसमें ये दिखाया है ये 7 दिन के लिए ऑटो एक्सटेंड हो सकती है। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता है कि नंबर ऑफ ऑटो एक्सटेंशन, ऐसे कितनी ही एक्सटेंशन हो सकती है। मतलब अगर कोई भी बिड नहीं आई तो एक बार ऑटो एक्सटेंड हुई, ऐसे फिर अगर 7 दिन के लिए ऑटो एक्सटेंड हुई एज पर दिस बिड क्लॉज। अब 7 दिन में भी कोई बिड नहीं आई तो फिर एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। तो ये बताता है कि नंबर ऑफ ऑटो एक्सटेंशन काउंट, कितनी बार ऑटो एक्सटेंड हो सकती है, वो है एक ही बारी होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और फिर भी नहीं आया कोई टेंडर तो वो बिड कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिड टू आर ए इनेबल। सो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर इसमें यस है तो इसका ये मतलब होता है कि क्या इसमें रिवर्स ऑक्शन है। रिवर्स ऑक्शन वो होता है कि जैसे कि मान लो सपोज करो कि 3 बिडर ने पार्टिसिपेट किया। अब 3 में से अगर तीनों ने क्वालिफाई कर लिया और किसी ने 100 रुपये कोट किए, एक ने 100 रुपये, एक ने 115 रुपये, तो एक ने 120 रुपये, तो जो आर होगी वो 110 रुपये से उसका रिवर्स ऑक्शन चालू होगा और तीनों को बोला जाएगा कि आप 110 रुपये से कितना कम कोट कर सकते हैं इस बिड को जीतने के लिए। जनरली एक अलग ही फील्ड है आर का, उसमें हम कभी किसी और वीडियो में अच्छे से चर्चा करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना जानिए कि ये जितने भी टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर रहते हैं उन सबको आपस में compete कराने के लिए टू विन द ऑर्डर ये आर इनेबल किया जाता है। हालांकि दोस्तों इसमें बिडर्स का तो घाटा हो जाता है क्योंकि उनका मार्जिन है मार्कअप कम हो जाता है, बट बायर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि सेम प्रोडक्ट उन्हें एक अच्छी कम्पिटेटिव प्राइस में मिल जाता है। नेक्स्ट है इसका आर ए क्वालिफिकेशन रूल। इसमें लिखा है H1 हाईएस्ट प्राइस बिड एलिमिनेशन। दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि जो जैसे इसमें 3 बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया और तीनों टेक्निकली क्वालिफाई हो गए।
और मान लीजिए एक का प्राइस है 100 रुपये, एक का प्राइस है 115, एक का प्राइस है 120। सो H1 हाईएस्ट प्राइस बिड एलिमिनेशन रूल के अनुसार 120 रुपया जिसने कोट किया है उसको ये बिड नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें ये रूल है कि जिसका H1 आएगा हाईएस्ट वन वो एलिमिनेट हो जाएगा आर ए से। तो जो बचे हुए L1 एंड L2 हैं जिसका 100 रुपये और 115 रुपये है, उन्हीं दोनों के बीच में आर ए ओपन होगी। तो ये एक नॉर्मल सा ही रूल है, हालांकि जनरली कोई ना कोई आ ही जाता है, क्योंकि हर एक बिड में कोई लोवेस्ट होगा, कोई L2 होगा, कोई L3 होगा, किसी ना किसी का तो हाईएस्ट होगा, तो एक लोग उसमें एलिमिनेट हो जाना है एक लोगों को। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टाइप ऑफ बिड, टू पैकेट बिड। इसमें होता है कि टू पैकेट बिड का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक टेक्निकली कमर्शियली जो भी हमें डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वो हम डालेंगे, उसको एक वन सिंगल पैकेट बोलते हैं। प्लस उसके अलावा एक हम कमर्शियल डॉक्यूमेंट जो अपलोड करेंगे, तो दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टू पैकेट बिड सिस्टम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों टाइम अलाउड फॉर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन ड्यूरिंग टेक्निकल इवोल्यूशन। इसका ये मतलब होता है कि जब आपकी बिड ओपन हो गई, आपने पार्टिसिपेट कर दिया और स्क्रूटनी की जा रही है कमेटी के द्वारा, बायर्स के जो टेक्निकल इवोल्यूशन कमेटी है उसके द्वारा, अब इस स्क्रूटनी में अगर कोई शॉर्ट फॉल डॉक्यूमेंट मिला तो आपको वो डॉक्यूमेंट जेम पोर्टल पे वो मांगेगा बायर्स आपसे कि ये डॉक्यूमेंट आपने कम दिया है और इसको आप सबमिट कर दीजिए। तो वो सबमिट करने का जो टाइम है आपका, जैसे ही पोर्टल पे उसने पब्लिश किया, मतलब पोर्टल पे आपसे मांगा वो डॉक्यूमेंट, जब जब जो वो टाइम दिया रहेगी जब से वो पब्लिश अपलोड करेगा उससे 2 दिन तक आपको, 2 दिन के अंदर में आपको ये कभी भी आपको ये सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो भी मांगे हैं वो अपलोड करने रहेंगे। तो उसका टाइम 2 दिन का दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड बाय इम्पेनल इंस्पेक्शन एजेंसी अथॉरिटी। इसमें है नो। सो इसका ये मतलब है दोस्तों कि इसमें कोई इंस्पेक्शन नहीं है, कि जैसे आपको अगर L1 हो गए तो कोई इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा प्रोडक्ट का, तो उसमें है नो। तो कोई भी इंस्पेक्शन नहीं कराना, डायरेक्ट आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो और जो भी एज़ पर दिस टेंडर जो भी क्लास है SITC का, वो आप करवा सकते हैं। और इसमें लिखा है इवोल्यूशन मेथड, टोटल इवोल्यूशन वाइज, टोटल वैल्यू वाइज इवोल्यूशन। इसका ये मतलब है कि इसमें मान लीजिए अभी 10-12 प्रोडक्ट हैं, तो अगर 4-5 बिल्डर्स ने या 3 बिल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया और किसी ने मान लीजिए अभी फर्स्ट आइटम का किसी ने एक 10 रुपये डाला, सेकंड आइटम का दूसरे वाले ने 5 रुपये डाल दिया, तीसरे वाले ने 10 रुपये डाल दिया। तो अगर मल्टीपल बिडर्स किसी भी प्रोडक्ट में कम कोट कर, किसी भी प्रोडक्ट 1 में पहले बिडर ने कम कोट किया, प्रोडक्ट 2 में दूसरे बिडर ने कम कोट किया, तो ऐसा नहीं है कि पहले आइटम के लिए पहला बिडर को जाएगा, दूसरे आइटम के लिए दूसरा बिडर जाएगा। इसमें टोटल जो L1 आएगा उसको ही ये ऑर्डर जाएगा। इसमें लिखा है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो यस, इसमें एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन होता है, तो वो इसमें मांगेगा। तो वो अलग से इसमें दिया होगा टेंडर में, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसमें कोई आर्बिट्रेशन क्लास, कोई मीडिएशन क्लास है नहीं है। ये आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि आपको बायर से कोई प्रॉब्लम हो गई इस टेंडर को लेके, तो आप इसमें आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं कि इसको सॉल्व कराने के लिए किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है टू सॉल्व योर डिस्प्यूट, एनी डिस्प्यूट इफ हैपनिंग विद द बायर्स। सो ये आर्बिट्रेशन क्लॉज इसमें नहीं है, ऐसा कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं। जो भी डिस्प्यूट होगा आपको म्यूचुअली अग्री होके सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मीडिएशन क्लास सेम वही है, इसमें मीडिएशन में कोई क्लास नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों EMD। EMD इसमें नो लिखी हुई है, तो इसमें कोई भी EMD की रिक्वायरमेंट नहीं है। EMD एक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, जो कि किसी भी टेंडर को पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें वायर्स एक अमाउंट मांगता है अपने प्रोडक्ट वैल्यू की कॉस्ट का। जनरली ये AMD जो है टोटल टेंडर की कॉस्ट का 1% या 2% होता है, ये वेरी करता है मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है EPBG दोस्तों बताता है कि जब भी कोई L1 इसमें बन जाएगा उसको एक परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देनी पड़ती है कि ये हमारी, वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी कितने परसेंट की होती है, वो 3% की होती है। और उस परफॉर्मेंस गारंटी कितने दिन तक बनेगी, वो 41 डेज तक 41 मंथ तक वो वैलिड होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी। सो इसका मतलब इसमें 3 साल की वारंटी प्लस
36 + 4 = 5, 5 मंथ का एक्स्ट्रा पीवीजी आपको बना के देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों बेनिफिशियरी। अभी जो भी आपकी पीवीजी बनानी है, जो भी आपकी एमडी बनानी है, वो किस नाम से बनेगी? तो ये सीनियर परचेज स्टोर सतीश और स्पेस सेंटर शार डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इस नाम से बनाई जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें स्प्लिटिंग अलाउड और नॉट अलाउड। बिड स्प्लिटिंग नॉट अप्लाइड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पहले ही भी मैंने बताया था कि अगर किसी ने एक्स प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट में किसी L1 बिडर कोई और हो गया, सेकंड प्रोडक्ट में L1 बिडर कोई दूसरा हो गया, तो क्या वो दोनों अलग अलग बिडर को जाएगा? तो स्प्लिट नहीं कर सकते इसमें प्रोडक्ट को। तो स्प्लिटिंग नहीं अलाउड है, सिंगल ही किसी एक ही बिडर को जाएगा ये पूरा काम जो भी इस टेंडर में आया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है एमआई परचेज प्रेफरेंस। चूँकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो भी कह लो आप इसे। एमआई परचेज प्रेफरेंस और एमएससी परचेज प्रेफरेंस। पहले हम बात करते हैं एमआई परचेज प्रेफरेंस, मेक इन इंडिया परचेज प्रेफरेंस। एक्चुअली इसमें ये होता है कि आप लोगों को पता है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया रूल लगाया है, और इसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है लोकल वेंडर्स को, जो कि अपना इंडिया में मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट लेके आए और उसमें पार्टिसिपेट करें। सो एमआई परचेज प्रेफरेंस यस होने का मतलब ये है कि अगर कोई बिडर, अगर वो देखो उसमें एमआई परचेज प्रेफरेंस जैसा आप सबको पता होगा कि क्लास 1 एंड क्लास 2 दो कैटेगरी बनाई गई है। एक नॉन लोकल सप्लायर। सो इन तीन कैटेगरी में जो भी 20% जो भी 20% से 50% जिसका लोकल कंटेंट होगा बिड में, वो क्लास 2, और जिसका 50 से 100% जो होगा वो क्लास 1 में आएगा, 51 से एक्चुअली। सो इसमें अगर ये यस है, और इसमें वरीयता दी जाती है कितने की? इसमें 20% की वरीयता दी जाती है। अगर किसी एमआई परचेज प्रेफरेंस अगर इसमें यस है, तो इसका मतलब जो भी बिडर पार्टिसिपेट करेगा इस टेंडर में, अगर वो क्लास 1 है तो उसको 20% की वरीयता दी जाएगी। अगर कोई नॉन लोकल सप्लायर है, आई मीन किसी के पास एमआई परचेज प्रेफरेंस नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है इस बिड में, बट उसको कोई वरीयता नहीं मिलेगी। तो जैसे अभी एमआई परचेज प्रेफरेंस का मतलब ये होता है, किसी ने क्लास 1 कोट किया, किसी ने क्लास 2 कोट किया, किसी ने नॉन नॉन क्लास 1 नॉन क्लास 2 कोट किया, तो अब इसमें वरीयता, और क्लास 1 वाले ने मान लो 120 रुपये कोट किया, क्लास 2 वाले ने 115 रुपये कोट किया, और क्लास नॉन लोकल सप्लायर ने, जिसके पास कोई क्लास नहीं है मेक इन इंडिया का, उसने 100 रुपये कोट किया। और अगर ये बिड टेक्निकली फाइनेंशियली ओपन होती है, तो अगर L1 इज़ नॉन लोकल सप्लायर, L2 इज़ क्लास 2 लोकल सप्लायर, L2 इज़ क्लास 2 लोकल सप्लायर, L3 इज़ क्लास 1 लोकल सप्लायर। बट ये जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये माई परचेज प्रेफरेंस 20% का है। सो अगर L1 जो है 100 रुपये का है और वो नॉन लोकल सप्लायर है, तो और जो L3 है वो लोकल सप्लायर है क्लास 1 पे, तो इसको 20, अब देखेंगे इसमें परचेज प्रेफरेंस मार्जिन कितने का है? 20% का। तो L1 जो है 100 रुपये कोट किया, और L3 जो है 120 रुपये कोट किया, तो 100 का 20% 120 आ रहा है। तो ये जो है 20% के रेंज में है, इसका प्राइस L1 के प्राइस के 20% के रेंज में है। तो इसको जो है एक बार मौका मिलेगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा कि ये जो प्राइस है, क्या आप 100 रुपये ला के ये सामान दे सकते हैं? अगर दोस्तों वो उसने मैच करा दिया एर्थी ने कि हाँ जो भी प्रोडक्ट आप मांग रहे हो उसको मैं 120 की जगह 100 रुपये में दे सकता हूँ, तो ये ऑर्डर जो है L1 क्लास 1 L3 क्लास 1 बिडर को चला जाएगा। बेसिकली ये एमआई परचेज प्रेफरेंस का मतलब होता है। अगर क्लास 1 लोकल सप्लायर 20% के मार्जिन गैप पे फॉल करता है, तो L3 या वाट एवर इट इज़, क्लास 1 लोकल सप्लायर को एक मौका मिलेगा कि वो प्राइस मैच करा दे जो L1 का प्राइस आ रहा है। अगर वो मैच करा देता है तो वो ऑर्डर उसको चला जाएगा। सेम वे एमएससी परचेज प्रेफरेंस के लिए होता है। एमएससी परचेज प्रेफरेंस में 15% का मार्जिन दिया जाता है परचेज प्रेफरेंस का। अगर एमएससी जो है
115 रुपये कोट किया और नॉन एमएससी जो है 100 रुपये कोट किया है, तो एमएससी वाले को एक बार वरीयता दी जाएगी या पूछा जाएगा कि आप ये 100 रुपये में दे सकते हो प्रोडक्ट, और वो एक्सेप्ट कर लेता है जेम, क्योंकि दोस्तों ये जेम पे अवेलेबल हो जाता है एक ऑप्शन एक्सेप्ट करने का प्राइस, अगर आप उस प्राइस रेंज में फॉल करते हैं और वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ऑर्डर उसको जब चला जाएगा। चूँकि जनरली एमएसएमई को, अगर एमएससी परचेज प्रेफरेंस तभी एप्लीकेबल होता है दोस्तों जब मैन्युफैक्चरर, एमएससी मतलब कि वो किसी प्रोडक्ट को बनाता हो, वो एज अ मैन्युफैक्चरर है और वही प्रोडक्ट इस टेंडर में मांगा गया है। मान लीजिए इसमें एलईडी डिस्प्ले सिस्टम मांगा गया था, जैसे आइटम कैटेगरी में हमने देखा, और अगर कोई बिडर जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है और वो एमएससी है जो कि एलईडी डिस्प्ले को बनाता है एज अ मैन्युफैक्चरर, उसके एमएसएमई सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, तो उसको ये एमएसएमई परचेज प्रेफरेंस की वरीयता मिलेगी। सेम ये सब जो भी क्लास है, ये एमएससी के क्लास हैं, ये सेम वे जो ये मैंने बताया अभी, एमएससी परचेज प्रेफरेंस, एमआई परचेज प्रेफरेंस, उसी की क्लास हैं। डीपीआईटी का देखिए, ये मेक इन इंडिया का क्लास है, और प्रेफरेंस मेक इन इंडिया का क्लास ये दिया हुआ है इसमें दोस्तों। जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया ये सारे क्लास वही कहते हैं। और इसमें ये आर ए के लिए भी लिख दिया है। देखो दोस्तों, ये L1 15% का है एमएससी पे, और मेक इन इंडिया पे भी 20% का है। इसमें लिखा नहीं है, बट अगर आप मेक इन इंडिया की पॉलिसी देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा वो। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आते हैं। ये एलईडी वीडियो वॉल डिस्प्ले सिस्टम, ये एक लॉट मांगा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ क्वांटिटी एक लिखी हुई थी, एक नंबर में था तो यूनिट नहीं था उसमें। ये एक लॉट है, मतलब ये कंपोजिट पूरा सोल्यूशन जाएगा इसमें। सो एलईडी वीडियो वॉल डिस्प्ले सिस्टम में, अगर इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के प्रोडक्ट में इसमें आप डाउनलोड करेंगे तो जो भी इसमें टेक्निकल प्रोडक्ट जो भी मांगा हुआ है, क्या क्या प्रोडक्ट उसको चाहिए, वो उसमें आप दे सकते हैं। ऐसे आप देखिए कि मिनिमम 50% एंड 20% लोकल कंटेंट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एज ए क्लास 1 क्लास 2 लोकल सप्लायर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें आपको मिनिमम 20% लोकल कंटेंट तो होना ही चाहिए इसको पार्टिसिपेट करने के लिए बिड में। तो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ओपन करके आप जाएंगे, आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मांगा हुआ है। दूसरा आता है कंसाइनी रिपोर्टिंग ऑफिसर एंड क्वांटिटी। इसमें ये आता है कि आपको डिलीवरी कहाँ चाहिए, कंसाइनी आपका कौन है, तो इसमें नाम दिया होता है, एड्रेस दिया होता है, क्वांटिटी दी होती है, और डिलीवरी कितने दिन में पीओ प्लेस करने के बाद आपको करनी है। डिलीवरी मीन्स कोई कोई इसको इंस्टॉलेशन तक का टाइम लेता है, कोई कोई ओनली डिलीवरी तक का टाइम लेता है, बट जनरली ये एसआईटीसी का ही डिलीवरी टाइम माना जाता है। तो ये इसमें लोकेशन दिया हुआ है। बिड एसेस बिड बायर एडेड बिड स्पेसिफिक एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क, इसमें भी दोस्तों डॉक्यूमेंट अटैच कर किया होता है बायर्स ने। इस डॉक्यूमेंट को भी आप जनरली कहीं कहीं पे दोस्तों ये वाले डॉक्यूमेंट और ये वाले डॉक्यूमेंट दोनों सेम ही होते हैं, तो आप किसी एक को भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, और उसके अनुसार जो भी प्रोडक्ट मांगा है उस OEM से कांटेक्ट करके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो सब पढ़ के इसमें अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है बायर एडेड बिड स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन। ये जो कि जेम का डिफ़ॉल्ट एडेड स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन का फॉर्मेट होता है। इसमें हर एक लोगों को अपना क्लास चुनना पड़ता है। जैसे ये इसमें लिखा है कि 25% का प्लस माइनस वेरिएशन का क्लास है। इसमें बायर जो है आपको ऑर्डर देने के बाद जितनी भी क्वांटिटी है उसका 25% क्वांटिटी प्लस या माइनस करके आपको, माइनस तो जनरली नहीं करता है, प्लस ही करता है बायर, तो उसमें 25% एक्स्ट्रा करके आपको ऑर्डर दे सकता है विदाउट एनी टेंडर। इसमें स्कोप ऑफ सप्लाई में देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ गुड्स ट्रेनिंग ऑपरेटर, ये सब मिला के आपको इंस्टॉलेशन सप्लाई का पार्ट माना जाता है। तो ये जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी डेज 84 डे में आपको ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी। आई मीन सप्लाई भी, इंस्टॉलेशन भी, टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ गुड्स भी करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर भी करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बायर एडेड बिड स्पेसिफिक क्लास। इसमें बायर ने ये क्लास डाला है जीएसटी उसको चाहिए, उसको प्राइस विद डॉक्यूमेंट ओनली स्पेसिफाइड प्लेस ये चाहिए। दोस्तों जैसा कि हमने ये ऊपर बताया था कि कहाँ पे गया, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। सो ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एक कहीं भी आप ये जब ओपन करेंगे
ये डॉक्यूमेंट टेक्निकल वाला या चाहे ये डॉक्यूमेंट स्कोप ऑफ वर्क वाला, उसमें आपको वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है, उसमें ये लिखाया हुआ है। प्राइस ऑफर प्राइस बिड अपलोडेड अलॉन्ग विद टेक्निकल सेल नॉट बी कंसिडर्ड। सो उसके साथ एक प्राइस बिड भी चाहिए। Total price in the total price in the price bid format of the specification and the price quoted in the dashboard of GEM price must be the same। मतलब ये जो कि इसमें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में जो प्राइस हम डालेंगे और जो जेम में कोट करेंगे वो प्राइस दोनों सेम होनी चाहिए, उसका ये कहने का मतलब है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन एंड स्पेसिफिकेशन कंप्लाई होने चाहिए, हालांकि सब लोग उसको कंप्लाई करके ही देते हैं। और ये नेक्स्ट ऑप्शन है ये टैक्सेस, क्योंकि दोस्तों ये इसरो है तो इसको टैक्सेस का छूट मिलता है जीएसटी का। आई मीन इस पर 5% जीएसटी लगता है, भले ये प्रोडक्ट पे 18% या 28% हो। तो ये अब एक जीएसटी सर्टिफिकेट देते हैं, तो आप उस सर्टिफिकेट को लेके जीएसटी ओनली 5% ही क्लेम करोगे और 5% ही ये लोग आपको जीएसटी देंगे। सेम है नेक्स्ट ऑप्शन है बायर एडेड बिड KTC। यही भी इसमें भी कोई कोई सेम डॉक्यूमेंट ही अपलोड करता है, तो वो सारे अगर कोई बहुत अच्छे से अपलोड करना चाहेगा दोस्तों, तो जो भी टेंडर का पूरा फॉर्मेट होता है तो उसमें स्पेसिफिकेशन वाला स्प्लिट करके स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट खाली इसमें करेगा, फिर वो टेंडर डॉक्यूमेंट में स्कोप ऑफ वर्क वाला डॉक्यूमेंट इसमें करेगा, बट और उसके बाद जो भी रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बचेंगे वो इसमें करता है। बट जनरली अब इतनी कट पेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए सारे बिड बायर्स क्या करते हैं, एक टेंडर डॉक्यूमेंट पूरा बनाते हैं, उसको भी इसी में अपलोड कर देते हैं तीनों जगह पे। मतलब वही सेम डॉक्यूमेंट ही मेन माना जाता है इस बिड में। ये तो जेम का फॉर्मेट है, बट उस जेम के फॉर्मेट में उनके भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे कि उनको क्या चाहिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे बायर अपना अपलोड करता है। नेक्स्ट है इसमें वारंटी कितने ईयर्स की रहेगी, तो 3 साल की वारंटी इसमें मांगी हुई है। OEM सर्टिफिकेट वारंटी सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ता है जब डिलीवरी करते हैं सामान की कि कितने साल की इसमें OEM वारंटी दे रहा है। वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस की होती है। ये भी डिस्क्लेमर में भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा कि हर एक पॉइंट का क्या मतलब होता है, क्योंकि अगर इसमें बताने जाऊंगा तो ये ऑलरेडी वीडियो 31 मिनट की हो चुकी है, ये काफ़ी ज़्यादा चली जाएगी। सो दोस्तों तो यही जेम के सारे टेंडर्स पढ़ने का यही रूल है। और सर लगभग 99% टेंडरों में यही ये सारी चीज़ें यही आती हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो देख के ये समझ में आ जाए कि एक टेंडर कैसे हर एक टेंडर का क्या मतलब होता है, हर एक लाइन का क्या मतलब होता है जेम में जब भी हम टेंडर पार्टिसिपेट करने जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद एक मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये इसको डाउनलोड करके इसमें क्या टेक्निकल डॉक्यूमेंट है वो सब पढ़ना मैं बता दूंगा। बट अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 70-80% तो आपको पता ही चल जाता है और आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे अपने आप से खुद से ही कि क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें फॉलो होगी, जिसको हमें मद्देनज़र रखते हुए स्टैंडर्ड का डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा करे लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। अब क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच।